यूनिटी टेस्ट में आपका स्वागत है। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास कर रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि 11th क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसे यहाँ पे जितने क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी ने पूछा वो मैंने बता भी दिए हैं। 12th में अपन देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। मुझे जहाँ तक एक आध क्वेश्चन आया है, ऐसा एक आध क्वेश्चन तो आया है पर ज़्यादा नहीं आए हैं। कंपेरिजन तो 12th 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। उधर 6, 7, 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के पार्ट 1, 2, 3 से, तो उनको आप रिवाइज करके ख़त्म कर सकते हो। दूसरी बात मैं फिर कल भी मैंने बताया था, तो आज फिर बता रहा हूँ। पीटी 2026 को लेके एक बैच शुरू हो रहा है, जो ज्वाइन करना चाहता है। देखो, ऐसे 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, परंतु 1 दिसंबर से अगर उससे पहले वो ज्वाइन करता है तो उसको जो कुछ टारगेट दिए जाएंगे वो कंप्लीट करने में, जैसे एनसीईआरटी का टारगेट है दिसंबर, तो आप उसमें मेरी क्लासेज मिल जाएगी। आप मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आप एनसीईआरटी टेस्ट लगा लोगे, ये फ़ायदा रहेगा। तो आप एक एक्स्ट्रा मतलब होता है ना, फ़ायदे में रहोगे जितना जल्दी ज्वाइन करोगे। अगर आपको ज्वाइन करना ही है, भाई ज्वाइन करना ही नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो भारतीय कांस्य प्रतिमाएँ। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने और पत्थर तराशने और कहने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही परिवीरता उन्हें कांस्य को पिघलाने, डालने और उसकी मूर्तियाँ आदि बनाने के कार्य में प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अति प्राचीन काल में ढलाई के लिए सिरे पुड़ी यानी लोप्त मूल की प्रक्रिया सीख ली थी। याद करो, अपने इसका डिटेल में पढ़ा, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया भी खोज ली थी। तो ये याद रखना कि उन्होंने मिश्र धातु बनाना खोज लिया था सिंधु घाटी सभ्यता में। यूपीएससी स्टेटमेंट बना के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें इस टाइप की चीज़ें आपको डायरेक्ट काम आ जाएगी। इस मिश्र धातु को कांस्य या कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन देव देवताओं की कांस्य प्रतिमा भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई है। इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमा अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये रूप एवं सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक उत्कृष्ट है। इसी के साथ साथ धातु डलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए रोजमर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा है। आज के जनजातीय समुदाय भी अपनी कला अभिव्यक्ति के लिए लुप्त मोम की प्रक्रियाओं को काम में लेते हैं। ये मैं खुद झारखंड में गया था, वहाँ पे ये चीज़ अभी भी है, मैं खुद देखा हूँ ये चीज़ को। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है। देखो 2025 का क्वेश्चन, या वो तो उधर भी आ चुका था, पर देखो डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन। जिसका काल 25 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसे नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और दृढ़ सारणी रूप में साधारण ऐसी अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाहिमाबाद महाराष्ट्र में। ये भी देखो यूपीएससी ने 2024 में पूछा। मैं फिर बार बताऊँ भाई, क्वेश्चन कहीं बार नहीं जाते। में पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त हुआ इन प्रतिमाओं को काल 1500 ईसा पूर्व बताया गया। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार है, जबकि उसके चालक मानव की प्रकृति आकृति को लंबा बनाया गया है और उसमें आगे जो बैल जुड़े हुए हैं वो दिखाए गए हैं, प्रबल तरीके से सांचे गए हैं। बिहार राज्य चौसा स्थल से, याद रखना चौसा स्थल बिहार में है। किसके लिए फेमस है, ये चीज़ याद रखा करो। यहाँ तीर्थंकरों की अनेक रचनाएं प्रतिमाएं पाई गई है, जो ईसा की 2वीं शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। तीर्थंकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था, इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया, जिसे उनके कंधों पर फैली हुई लंबी केश लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थंकर छोटे घुंघराले केश में दिखाई देते हैं। अभी देखो कालिया मर्दन का दिखाया गया, चौलकालीन कांस्य मूर्ति है तमिलनाडु में। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ौदा के निकट अकोट में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये कांस्य प्रतिमा प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ डाली गई थी और बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वस्त्र बना दिए गए, जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से मिली है, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी से, याद रखना हांसी कहाँ पे, हरियाणा में, और तमिलनाडु तथा कर्नाटक अनेक स्थलों में ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। बड़ौदा के पास अकोट से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई, उनमें से सिद्ध हो गया कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की ढलाई की जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों की है। जैन मूर्तियों के नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसे तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवी या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो वे गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है।
बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है, जिनमें बुद्ध का अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद से समय यानी 5वीं 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में डाली गई थी। इनमें संगति यानी भिक्षु के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। अब देखो शिव परिवार 10वीं शताब्दी से बिहार में, गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में। यह परिधान एक और तो दाहिनी भुजा को ढके हुए हैं तो दूसरी सिर बाई बाजू को लपेटे हुए दिखाया गया और उसकी भुजा के बड़े हुए हाथ से चुनौटे पकड़े हुई है। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फैला हुआ है। आकृति मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया, जिसमें वस्त्र के पतले किस्म का बहुत भी है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई और समानुपातिक प्रतीत होती है। धान सरखेड़ा उत्तर प्रदेश। ये देखो, ये चीज़ें याद रखना, ये पीछे यही तो चीज़ें पूछती है। से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा परिधान की तरह मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई, यानी इसमें कहीं गरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देती। उसका एक विशेष उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा पाई जाता है। यार, सुल्तानगंज कहाँ है? बिहार में, जो कि एक काफ़ी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। इन कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से परिष्कृत शैली एक प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। अभी देखो, देवचौल कालीन कांस्य प्रतिमा है तमिलनाडु में। फोफनार यारगना महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमा का समकालीन है। उनमें से ईसा की 3वीं शताब्दी से प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और साथ ही उनमें भिक्षुकों के वस्त्र पहनी शैली में काफ़ी परिवर्तन आया दिखाई देता है। बुद्ध का दाहिना हाथ और अभय मुद्रा में स्वतंत्र, इसलिए वस्त्र के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके फलस्वरूप प्रतिमा के हिस्से पर सतत प्रवाही रेखा दिखाई देती है। बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्ट वक्र रेखीय मोड़ बनाता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गणेश 7वीं शताब्दी में गणेश कैसा स्वरूप था? हाथी का एकदम पूरा कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में। अभी देखो, ये उधर भी अपन देख चुके थे, ये बार बार दिया तो वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लुप्त मोम प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्सेज यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाते हैं और फिर 1 महीने कपड़े से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में उसे निकालते हैं। यहाँ पुनः टॉस हो जाता है। फिर इसकी पिचकी या फन्नी से दबाते हैं, जिससे मोम तार जो धागे के आकार में आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा आकृति चारों ओर मोम की इन तारों को लपेटा जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मिट्टी की परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। इससे खुले सिरे पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है, जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांशतः यह धातु टूटे हुए बर्तनों को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उड़ेलते हैं तो उस समय की मिट्टी से ढके सांचे को आग पर रखे रहने देते हैं। जैसे अंदर की मोम पिघलती है, धातु नलिकाओं में पीछे की ओर बहती है और मोम का प्रतिमा आकार ले लेती है। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा की छेनी है और रेती से चिकना किया जाता है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का भी प्रयोग होता है। गुप्त और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि वे सुबह थी और बौद्ध भिक्षुक उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। इसी प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत से बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दियों की बनी पाई है। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं, अगर इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। इनमें से एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन ये पाया गया है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में बनाई जाने लगी। इन क्षेत्रों में 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। यह वही सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे चतुरानन विष्णु को वेंकुट विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहा जाता है। विष्णु की चतुरानन मूर्ति के मध्यवर्ती केंद्रीय मुख वासुदेव का होता है, जो बाकी 2 मुख नरसिंह और वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्ति अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय है। अभी देखो, नटराज चोले काली 22वीं शताब्दी ईसा में है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दी के अंतराल में नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार की मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है।
अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। इनके साथ ही टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई देने लगी और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाया हुआ भी दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाने का ये कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल के 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु में चौल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमा बनाने की उत्तम तकनीकों का कला आज भी दक्षिण भारत के विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस काल के अनेक संरक्षण रहे, जिनमें चौल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अभी नटराज मूर्ति है, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ याद रख लेना। इस प्रतिमा शिव को उनके दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए उसे टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के देते हैं अप स्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रास्ती की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए तो तिरुभाव यानी भक्त के मन से माया भ्रम को पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों ओर भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनके ऊपर दाया हाथ डमरू है, जो उनका प्रियवाद है, जो पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बाया दो हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ के अभ्यस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों खिटकी हुई है और उसे वर्ताकार ज्वाला को छू रही है, जो नृत्य पर संपूर्ण आकृति को घेरे हुए नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण रूप से हो चुका था। उसके बाद तो इस जटिल कांस्य प्रतिमा के नाना रूप तैयार किए गए। शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है और उनके तांडव नृत्य की मुद्रा भी हिंदुओं की पुराण कथा के इस प्रसंग से जुड़ी है। तथापि शिव अपने अनन्य भक्त के दृष्टि जगत में सदा इस नृत्य मुद्रा में उपस्थित रहते हैं। ये पौराणिक कथा चिदंबरम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी का रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देव भी माना जाता है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए तो नटराज जो है वो इसीलिए है, वो नृत्य के लिए ही है। 8वीं शताब्दी पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव का अर्ध पर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया। उनका दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो दर्शाते शिव विस्पान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा संपूर्ण ब्राह्मण का कथा धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया। शिव को नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद भी उनके स्वरूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती रही है। तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के नाना रूप विकसित हुए। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें प्राणी ग्रहण यानी विवाह संसार दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधू के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती मुख पर लज्जा भाव को अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती की अनेक छोटी छोटी बड़ी सुंदर और स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती है, जिन्हें पार्वती की शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया। अब यूपीएससी ने भी पीटी में पूछा त्रिभंग मुद्रा। 16वीं शताब्दी के दौरान जिसे आंध्र प्रदेश में विजयनगर काल कहा जाता है, मूर्तिकारों ने अपनी राजसी संस्कृति की स्मृति के शासन बनाए रखने के लिए अनेक प्रतिमा बनाने का प्रयास भी किया। तिरुपति में कांस्य की आदमकद प्रतिमा बनाई गई, जिसमें कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानियों को तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत किया गया। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरे की विशेषता कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की भावना शरीर के अन्य अंगों के प्रसंग में भी दिखाई देती है, जिससे शरीर रोबदार और शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के रूप में खड़े हुए राजा तथा रानी को प्रार्थना करते दिखाया गया और उनके दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए। अभी लास्ट चैप्टर है, तो देखो क्वेश्चन आए हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, और आएंगे भी आगे। जैसे अब क्या 2 क्वेश्चन आए इस एनसीईआरटी से, तो आगे मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं, विजेताओं के साथ आया। यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों को शासन स्थापित हो जाने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुब मीनार दिल्ली। 12वीं शताब्दी में भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे साहित्य टोडो और अनेक खंभों के सारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए यह ऊपर के ढांचे के बोझ सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं थी, किंतु अब गुंबदों को बोझ
उठाए रखने के लिए डोलदार चापों मेहराबों की जरूरत पड़ी। इसे मेहराबों को डाट पत्थर के चाप बंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डाट पर बनी गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज़्यादा हो गई। इन देशांतरों विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकार किया, कुछ को अस्वीकार किया, कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैली, रूपों, साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीक अस्तित्व में है उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्वजनिक, इंडो अरबी वास्तुकला भी कहा जाता है। हिंदू ये मानते परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मन्यायी ये सोचते हैं कि अल्लाह एक ही है और मोहम्मद है उनके पैगंबर है। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं चित्रों को सहारते हैं। मुस्लिम में किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्हें प्लास्टर या पत्थर अरबसक यानी बेल बूटे का काम, ज्यामिति, प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। संरचनाओं के रूपाकार। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्वान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोज़मर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय, कारवा सराय, कोस किनारे आदि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखो तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनके श्रेणियाँ, ग्रामीण संवाद वर्ग और किसी भी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकारिक शैली तथा सोचों ने इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किए हैं। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों की सौंदर्यानुभूति ने भी वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया है। शैलियों के प्रकार। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पारंपरिक दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके पास शाही शैली, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर, दक्कनी शैली बीजापुर, गोलकोंडा। ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्य की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, इसलिए उन्हें अपरिवर्तनीय खाँचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। एक जटिल जाली का काम आमेर किला जयपुर में है। दीवार पर डेडो पैनल। उदारतापूर्ण ग्रहण और प्रभाव। प्रांतीय शैली में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला की एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण, मेहराबों में सरदल, लिंटल, घंटी और जंजीर के नमूनों को उत्कीर्ण और उत्कीर्णित फलक जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सरखेज के शेख अहमद खंटू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरे को बहुत प्रभावित किया। अन्य सज्जात्मक रूप। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गजकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। इन नमूने में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप और बाहरी स्थानों पर खासतौर पर ईरान में लगते थे। चापों में एरबारों के भीतर मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें कपड़े और गलीचे पर भी पाई जाती हैं। 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतह पर टाइलें भी लगाई जाती हैं। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला थे। उसके बाद सतह सजावटी के लिए खासतौर पर दीवारों के हाशियों के लिए चारखाना हो या चौपट पिचकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदरों पर लाजदड़ मणि, लेप्सी में लेजुली का प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म सजावटों में अरबसक यानी बेल बूटे के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्ण शामिल है। जाली का प्रयोग भी बहुत बहुतायता से होता था। उच्च उभारदार उत्कीर्ण त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। चापे मेहराब शादी में सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी उससे आगे चापे, तिपलिया या बहुत से बेल बूटे बनाए जाने लगे। चौप के स्कंद गोल आभूषणों या उभरा और नक्काशी से सजे होते थे। व्योमेश रेखा, केंद्रीय गुंबद, अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों को छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टी कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश भी होता था। अब तक ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं, जहाँ पूछेगा मैं बता दूंगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। भवन निर्माण की सामग्री। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवार काफ़ी मोटी होती थी। इन द्वारों चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी। पत्थर के चौड़े
पत्थर के चौके जड़े जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थर इस्तेमाल होता था, स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवार के अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का उपयोग किया जाता था। 7वीं शताब्दी शुरू होते ही भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का प्रयोग होने लगा। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला या दुर्ग ऊंची ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों, बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अभेद किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता से छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकोंडा में पाए जाते थे, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते थे और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ने दिखाई देती थी। दुर्ग निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाई का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा दृष्टि से भी ऊंचाइयां सामरिक महत्व की रखती थी। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किले और भी कई फायदे के थे। ये किला था कि किले के चारों ओर भारी दीवारों के एक बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन भारी दीवारों को तोड़कर भीतर के किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले से में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसमें प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिनसे दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया पार करना पड़ता था। इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सड़क सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुँचा देता था। ग्वालियर का किला इसे अजय माना जाता है, क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में काम लिया जाता था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कई अच्छा इन्हें दिखाई दी, पर वह ग्वालियर किले को देखकर भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ का एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और ये सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें कुछ विजय वीरता के स्मारक से स्तंभ व शिखर है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापति और सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएँ जुड़ी हैं। इसके अलावा इनमें से कई स्थल है जो यहाँ नारी को त्याग, तपस्या और बलिदान को याद दिलाते हैं। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू ये है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के आलंकारिक प्रभाव बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो कर रखा। चार मीनार, चांद मीनार, दौलताबाद। मीनारें स्तंभ या गुंबद के एक अन्य रूप मीनार थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाए जाते हैं। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज इबादत के लिए अजान लगाना था। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी, जो उसके विरोधी के मन में भय पैदा करती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थी हो या अन्य किसी धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जुड़ा है। 13वीं सदी में बनाई गई मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती है। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसके ऊपर मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी विशेषता है कि इसके बाजे जो अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं, जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। अब यह आंडू रंग से पुती हुई है। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजापट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी शासक की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलावादियों के साथ साथ स्थानीय वास्तु कलाकारों का भी हाथ था। मकबरे, शासकों और शाही परिवार के लोगों को कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरे कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, इमारत-उद-दौला का मकबरा आगरा, हुमायूं अब्दुल रहीम खान आगरा स्थित अकबर और इमारत-उद-दौला के मकबरे यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहाँ हर तरह का ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग की प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरे का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचे के भीतर या किसी जलाशय नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसे कि हम मुंबई के मकबरे ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहाँ दोनों चीज़ें पाई जाती है। यह तो नीचे तक इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने के भर के लिए नहीं बनाई जा सकती। इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति के शान शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। सराय
मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा होते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, साम्यवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। लोगों के लिए इमारतें मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजा रजवाड़े या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के सामान्य वर्गों द्वारा उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों, सजावटों का मेल पाया जाता है। और इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मस्जिदें, खानका और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। मांडू का किला, होशंगाबाद का मकबरा, हिंडोला का महल। लोग एक बार इसको उल्टा करके पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो ये देखना कि मांडू कहाँ पे है। नगर मध्य प्रदेश में है, इंदौर से 60 मील की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 2000 फुट की ऊंचाई पर है, बसा हुआ है। यहाँ से उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी नीचे साफ दिखाई देती है। तो यार अगर क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन भी पूछा था, पता होना चाहिए। मांडू की स्थिति प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। उसकी इसी सामरिक विशेषता को देखकर परमार, राजपूतों, अफगानों और मुगलों ने इस पर अपना आवास बनाया। होशंगा शहर द्वारा 1401 से 1561 में स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी रूप में शहर ने काफ़ी मशहूरी पाई। उसके बाद मांडू का इतिहास सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंगों से जुड़ा रहा। मुगल बादशाह यहाँ वर्षा ऋतु में भोग विलास के लिए आया करते थे। उस समय मांडू सरकारी, रिहायशी व आनंददायक राजमहलों, मंडपों, मस्जिदों, कृत्रिम जलाशय, बावलियों, लड़ाई के समय रक्षा के लिए बनाई गई बुर्जों, फसीलों आदि का मिला जुला रूप था। अपने आकार, विशालता और स्मारकता के बावजूद ये भवन प्रकृति की गोद में चापदार मंडपों के रूप में बने थे। यहाँ वायु तथा प्रकाश की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन भवनों में गर्मी नहीं टिक पाती थी। इन भवनों के निर्माण में स्थानीय पत्थर और संगमरमर की सुलभता का लाभ उठाया गया था। मांडू प्रकृति के साथ वास्तुकला के अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण है। शहर में स्थित शाही बस्ती में ऐशो आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई अनेक शानदार इमारतें शाही महलों, नौकर चाकरों के लिए बनाई गई थी। रिहायशी इमारतें सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय और रिहायशी भवन 2 कृत्रिम जेलों के चारों ओर निर्मित थे। हिंडोला महल एक बड़े रेल पुल की तरह दिखाई देता है, जिसकी दीवारें बड़े बड़े असमानुपातिक पुस्तों पर टिकी हुई है। यह सुल्तान का दीवाने आम था, यहाँ आकर सुल्तान अपनी प्रजा को दर्शन दिया करता था। हिंडोला का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इन दीवारों पर डाल का खूब इस्तेमाल किया गया। जहाज महल एक शानदार 2 मंजिली इमारत है, जिसकी शक्ल पानी के जहाज जैसी है। यह 2 जलाशयों के बीच में स्थित है और इसकी छतें, बरामदे, बारजे, मंडप पानी पर लटके हुए हैं। इसमें सुल्तान गैजुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस ऐशो आराम मन बहलाव के लिए इसे अपने जनान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। इसमें नहरें व नाली है और छत पर ताल भी बना हुआ है। रानी रूपमती का दोहरा महल दक्षिण प्राचीर पर बना है, जहाँ से नर्मदा घाटी का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। बाज बहादुर के राजमहल में स्थित आंगन के चारों ओर बड़े बड़े कक्ष और छज्जे भी बने हुए हैं। अधिक बस इतना याद रखना कहाँ पे है। बस ये बेसिकली लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ याद रखना। ऐसे देखो कितने भारत में कितनी सारी चीज़ें हैं। जहाज महल, मांडू का जामा मस्जिद है। एक मदरसा जिसे अशरफी महल कहा जाता है, इस समय एक खंडहर की हालत में सुनसान पड़ा है। होशंगा शाह का मकबरे की शानदार इमारत है। इसमें सुंदर गुंबद है, संगमरमर की जाली का काम है, डियोडिया प्रांगण, मीनारे, बुर्ज देखने लायक है। अफगान शैली के पुरुषों मर्दांगनी का उदाहरण माना जाता है। लेकिन इसके जालीदार काम, उकेरे हुए तोड़ और तोरण निर्माण कार्य कमलता प्रकट करते हैं। मांडू की जामा मस्जिद जिसे जुम्मे शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले नमाजियों के लिए बनाई गई थी। इसके भीतर जाने के लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है, जिसकी चोटी पर एक सिमटा गुंबद है। दरवाजे घुसने पर एक बड़ा खुला सहन आता है, जिसके 3 तरफ इबादत के लिए बंद कक्ष है, जिन पर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। इमारत के सामने हिस्सा लाल भला पत्थर का है। कबीला लीवान में बना मेंबर उकेरे हुए टोड़ों पर टिका और मेहराब कमल फूल की पंखुड़ी जैसा है। यदि स्थानीय परंपराओं का साहसिक उल्लेख करें तो यह कहा जा सकता है कि मांडू की प्रांतीय शैली की वास्तुकला दिल्ली के शाही भवनों की कला के बहुत नज़दीक है। तथापि मांडू की वास्तुकला की तथाकथित पौरुषपूर्ण और आडंबरहीन शैली जैसे इसमें फर्शी जालियाँ और केरे के टोड़े और सचनाओं का हल्कापन पाया जाता है। इसलिए इस्लामिक वास्तुकलात्मक अनुभव की कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय है। ताजमहल 1632 स्मारक निर्माण लगभग 20 साल तक 20,000 कारीगरों ने काम किया है। सोचो कितना टैक्स कलेक्ट किया होगा। और फिर भी आज इसको बोलते हैं कि अरे अभी एक मूवी भी आई है कि इसमें शिव मंदिर है, इसको तोड़ के शिव मंदिर निकालो।
मतलब मेरा कहने का मतलब देखो, इतिहास के साथ खेलोगे ना तो फिर बहुत खतरनाक चीज़ें हो जाएगी। देखिए हमेशा याद रखो, जहाँ आज मंदिर है वहाँ बौद्धिज्म जैनिज्म रहा ही होगा। तो क्या बुद्धिज्म बोले कि बीच मंदिरों को तोड़ दो? उससे पहले जाओगे, चीज़ें कितनी भाई, कितना इतिहास को दे रहोगे आप। वर्तमान की स्थिति में स्वीकार करो, आगे बढ़ोगे। और नहीं करेंगे लोग तो संतुष्टि नहीं मिलती। ताजमहल मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वास्तु प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसी संरचनात्मक और अलंकरणात्मक दोनों ही तत्वों के प्रकार के तत्वों में मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए तो यहाँ पहले से उपस्थित थे। शाहजहाँ और उसके वास्तुकार द्वारा ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है। ताजमहल की भव्यता, शालीनता, उसके आडंबरहीन तथा सरल योजना उठान, उसके विभिन्न भागों के बीच उनके बीच समानुपात सुडौलता संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी किनारे उसकी स्थिति और ऊंचे आकाश में खड़ी उसकी भव्य इमारतें कारण आती है। ताज की गरिमा दिन और रात के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल के शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। इसमें संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे छोटे बड़े भवन, कक्ष, बाग बगीचे हैं। ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसके अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया कि ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे पर पहले भी कभी एक बाग था जिसे महताब बाग कहा जाता था। ताज के विशाल परिवेश में प्रवेश करने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। दरवाज़ा बहुत सुंदर है। मकबरा 4 बाग शैली में बना है, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। मकबरे की इमारत को बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारे बनाया गया ताकि नदी तट की सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। बाग के बीचों बीच स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के निचले हिस्से तक पहुंचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंचा जाता है। चबूतरे के किनारे पर 4 मीनारें खड़ी है जो ऊपर की ओर पतली होती जाती है। इन मीनार की ऊंचाई 132 फुट है। इमारत के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद है और 4 गुम्मटियाँ हैं जो सुंदर नम रेखा बनाती है। इमारत की कुर्सी, उसकी दीवारें, गुंबद तथा गुम्मटियों के बीच पूर्ण समानुपात है। सफ़ेद संगमरमर जड़ी कब्रगाह के पश्चिम की ओर एक लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है और संतुलन बनाए रखने के लिए पूरे में एक ऐसी ही इमारत बनाई हुई है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना खाना से खोद कर लाया गया था। मकबरे के सफ़ेद संगमरमरी भवन आसपास लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों से बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। मकबरे की इमारत, अब देखो ये कोई चीज़ें चलिए पूछिएगा भाई, डिटेल दिया है आर्ट एंड कल्चर का है, उनके लिए काम का है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो काम की रहती है, चीज़ याद रखना। मकबरे की इमारत वर्ग अगर आप सोचोगे ये सारी इंपॉर्टेंट है तो फिर भूल जाओ, ये एग्ज़ाम निकालना यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है भाई इसका। मकबरे की इमारत वर्गाकार, उसके खाँचे आगे बगले साइडें बनाती है, इनके बीच गहरी चापें हैं। संरचनात्मक विशेषता संपूर्ण भारत के उठाव में भिन्न भिन्न सतहों, छायाओं, रंगों आदि का आभास उत्पन्न करती है। इमारत की ऊंचाई फर्श से छत तक 186 फुट, छत से शिखर के फुकरों तक 186 फुट है। मकबरे के भीतर भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष और प्रत्येक कोण पर कमरा बना और ये सब गलियारे जुड़े हैं। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जाल झरोखे से आती है जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। छत की ऊंचाई बाहरी दरवाजे जितनी है और 2 गुंबदों के कारण बीच में जगह छुटी हुई है। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए उसके भीतरी और बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों साज सज्जाओं का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पर पत्थर को उकेर कर ऊंची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है। जाली झरोकों से जड़े संगमरमर में बारीक सुकोमल नक्काशी की जड़ी हुई है। दीवारें और मकबरे के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड और जेस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ है और साथ ही कहीं कहीं चौपट चिकारी के साथ साथ ज्यामितीय डिजाइनें बनी हुई है। अंत में सफ़ेद संगमरमर पर जेस्पर की जड़ाई के द्वारा कुरान की आयतें भी लिखी गई है। इस पर सुंदर लिखावट से दीवारी सुंदरता में 4 चांद लग गया है और अल्लाह ताला से सतत संबंध जुड़ गया है। ये गोल गुंबद है भाई, मत का डोल पशु साठ तिरका गोल गुंबद याद रखना बस। कहाँ पे? कर्नाटक में है। देखिए इस चैप्टर से तभी यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और ऐसे बीजेपी में फिर दोबारा बता रहे इस चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है तो जी इतने माइन्यूट लेवल पे जाके नहीं पूछेगी। हाँ जैसे अकबर के बारे में ज़रूर पूछा, पीटी में पूछा, मेंस में पूछा, बस ये चीज़ याद रखना। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। गुंबद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश 1489-1686 के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1626-56 ईस्वी का मकबरा है। इसे समय सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनवाना शुरू किया था। इसका काम पूरा होने के बाद बावजूद यह एक शानदार इमारत है न होने के मतलब काम पूरा नहीं है। मकबरे में कई छोटी बड़ी इमारतें हैं जैसे भीतर आने के लिए विशाल दरवाज़ा है, एक नकार खाना, एक मस्जिद और एक सराय जो दीवारों से घड़े एक बड़े बाग के भीतर स्थित है। गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है और ढोल पर एक शानदार घुमट टिका है, इसी कारण इसे नाम दिया गया है। इसे यह गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसे पलस्तर से संवारा गया है। गुंबद की इमारत हर दीवार 135 फुट लंबी, 110 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है।
मोटी है। डोल और गुंबद दोनों को मिलाकर इस इमारत की ऊंचाई 200 फुट से भी ऊंची चली जाती है। मकबरे का वर्गाकार बड़ा कक्ष है जो 125 फुट व्यास वाला गुंबद है। यह मकबरा 18,337 वर्ग फुट में फैला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा। मकबरे के बड़े कक्ष में सुल्तान, उसकी बेगमों और रिश्तेदारों का कब्रगाह है और उसकी अगली असली कब्रें नीचे तहखाने में। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। वर्गाकार आधार पर बना अर्धगोलाकार गुंबद वाली बगली डाट के सहारे बनाया गया था। इन बगली डाटों ने गुंबद को तो आकार दे दिया है, साथ ही उसके भार को नीचे की दीवारों पर डाल दिया है। बगली डाटों में चाप जली या ताराकार रूपों वाली प्रणाली बनी हुई है जिनसे प्रतिच्छेदी चापों द्वारा बने कोण ढक जाते हैं। इस इमारत में एक आश्चर्यजनक ध्वनि प्रणाली है। गुंबद के डोल के साथ साथ एक फुसफुसाहट दीर्घा बनी हुई है जहाँ से धीरे से बोली गई फुसफुसाई कई आवाज़ कई गुना तेज हो जाती है और उसकी प्रतिध्वनि कई बार गूंजती है। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार, अब देखो है ना, ऐसी कोई विशेषता पूछ सकता है कि ऐसा कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ याद रखना। कोई विशेषता देखो, अब इसकी विशेषता है तो यूपीएससी का ध्यान है ना इन चीज़ों पे जाता है। इमारत के चारों कोनों पर 7 मंजिली अष्टभुजाकार मीनारें बनी हैं। मीनारें ऊपर गुंबद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम भी देती है। गुंबद का डोल बेल बूटे से सजा हुआ है। इमारत के मुहार मुख भाग की विशेषता है कि परकोटे के नीचे भाग बेकर टर्टों वाली कार्निश बनी हुई है। ये कार्निश अत्यंत उत्कीर्णित पत्थर के टोड़ों पर टिके हुए जो दीवार से आगे 10 फुट तक निकले हुए हैं। कार्निश मुंडे को सहारा देती है जैसे अनेक चापकार, झरोखे और पत्ते की शक्ल वाली दीवारें हैं। गोल गुंबद मध्यकालीन भारत में प्रचलित अनेक वास्तुशैलियों का सुंदर संगम है। स्मारकता, विशालता और भव्यता जब सभी जयपुर के इन भवनों में पाई जाती है। इनके सब गुंबद, मेहराब, ज्यामिति अनुपातों, भारवाही तकनीकों जैसे संरचनात्मक विशेषता जैसे प्रतीत होता है इसमें तैमूरी और फारसी शैलियों को अपनाया गया है। लेकिन इसके निर्माण में स्थानीय सामग्री लगी है और ये दक्कन में लोकप्रिय फर्शी सजावटें सजा। इनके किनारे पर बनी 4 मीनारें उन बुर्जों के अवशेष है जो मस्जिदों के साथ लगी हुई है। जैसे दिल्ली के पुराने किले का किला ही मोहना मस्जिद में दिखता है। लास्ट आ गया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में है। मध्यकालीन भारत में स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई जहाँ नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। यहाँ हर जुम्मे शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजी की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों की इकट्ठा होना जरूरी था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम पे खुतबा पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाई गई उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु थी। इसके कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था। हम अब ये है ना पूछ सकते हैं भाई जो मस्जिदें ओनली जो है धार्मिक केंद्र थे, यार है ना गलत होगा स्टेटमेंट। आमतौर पर ऐसी मस्जिदें काफ़ी बड़ी होती थी, इसमें खुला सहन होता था। देखो ये वाला जो तीनों तरफ से ढके हुए रास्तों इबादत घरों से घिरा होता था और इसमें पश्चिम की ओर किबला लीवान होता था। लीवान यहाँ पर इमाम के लिए मेहराब और मेंबर बने होते थे। नमाजी अपनी इबादत प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर अपना मुख रखते थे क्योंकि मक्का में काबा की दिशा में होता था। किबला द्वार है, ये मेहराब है, ये तालाब है, ये मुख्य द्वार है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। देखो ना ये जो शब्द है ना इस कर लेना, कुछ चीज़ें यूपीएससी ने पूछी है तो करवा ही देता हूँ। 2-3 पेज है अपने पास, अभी टाइम है, कर लेते हैं फटाफट। देखो ये मैं बता दूंगा। जैसे अब ये देखो चीज़ आप जब पढ़ लोगे तभी एंड होता है। अर्धगोलाकार गुंबद आमतौर पर बौद्ध संरचना में प्रयोग किया जाता है। अरबसक लाइनें, पत्तियों और फूलों वाली सजावटी डिजाइनों से इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता। अरबी शैली पश्चिम एशिया देशों में मुस्लिम को लोकप्रिय स्थापत्य जो 11वीं से 14वीं शताब्दी पर प्रचलित है। अर्धमंडप, गर्भ के सामने स्थित अर्धमंडप, अलंकृत पिचकारी, दीवारों फर्श पर की गई सुंदर सजावट, अवदान, बहुत साथ जुड़ा जीवन घटना तो अच्छे कार्यों के लिए प्रयुक्त नाम। अष्टदिक्पाल, 8 दिशा को रखने वाले। आधिपत्य, वहाँ शासन जिसके दूसरे राज्य पर किसी न किसी प्रकार आधिपत्य हो जो आंतरिक रूप से स्वायत्त न हो। आमलक, धारदारी वाले आंवले के फल जैसे आकार वाला शिखर जो प्राय उत्तर भारतीय मंदिरों के शिखर के शीर्ष पर पाया जाता है। आयुध, शस्त्र होता है। ईसा पूर्व सामने युग से पहले। कलश, चौड़े मुंह वाला पत्थर, मंदिर के शिखर पर सजावटी कलश, मटके का आकार। कार्निश, नीचे सजावट के लिए दीवार पर उभारी गई पट्टी। किबला लीवान अभी देखा ही था, मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की दीवार। किला ही कुमान मस्जिद, दिल्ली की पुराना किला स्थित शेरशाह सूरी तो हुमायूं द्वारा निर्मित मस्जिद। किलाकार, मेहराब बनाने है तो कील कोटे के आकार वाला पत्थर। कुंडली, घुमावदार अलंकृत खंबा। ऊँट वर्ग का योजना वाला मंदिर। कोस या मीनार के आकार का मील का पत्थर। गर्भगृह, मंदिर के अंदर का हिस्सा जहाँ अधिष्ठा की मूर्ति स्थापित होती है। गृहपति, बड़ी भूमि का मालिक है, बड़ा किसान जो खेती और व्यापार में शामिल है। गोपुरम, मंदिर का मुख्य द्वार। चकमक पत्थर, काले भूरे रंग का एक पत्थर जिसका बहुत चिकना नहीं है। चक्र, बहुत संप्रदाय की पूजा का चक्र या पहिया।
चतुरस्र वर्गाकार 4 भाग, वर्गाकार भागों पानी के चैनलों से अंतर विभाजित 4 भागों में विभाजित उदाहरण। चैत्य मेहराब ऊपर की ओर केंद्र में उठाई की टिप के साथ अर्ध परित चाप। छत्र की आकृति वाला स्तूप, शीर्ष छतरी 4 स्तंभों पर खड़ी रखी गुंबदी पिरामिड का आकार की छत। छेनी नकुलिया आड़ी धारी वाली पत्ता जिसे हड्डी, सिंह और हाथी दांत पर उत्कीर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। जगमोहन मुख्य मंदिर के सामने आयताकार वर्गाकार मंडप उड़ीसा वास्तुकला की शैली है। जातक गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में मानव और जानवर दोनों के रूप में उल्लिखित एक साहित्य है। टेम्परा एक स्थायी तथा रंगीन पदार्थ जो पानी में घुलनशील होता है। डेडो पैनल दीवार के आंतरिक निचले हिस्से से पृथक हिस्सा जो जमीन से लगा होता है। इसके कुछ उत्तम उदाहरण होयसल मंदिर, हेलीवीडे, जमाली, कामली का महरुल, इस्लामी महल को भरा आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में का तुर्की सुल्तान का महल। तारकीय योजनाएं मेहराब की जालियाँ जिन्हें इस प्रकार बनाया जाता है जिनमें तारों के आकार का विकिरण दिखाई देता हो। तिप्तिया 3 गुम्बद वाला मेहराब। तीर्थंकर जैन धर्म के आध्यात्मिक उपदेशक के गुरु। तोरण दरवाजे पर लगा नक्शदारी सर्पाकार तोरण जिसे समारोह के अवसर पर लगाया जाता है। तिरुपंतक शिव को धनुष और तीर चलाने वाले हथियार के साथ चित्रित किया गया है, परंतु पिनाक पानी से अलग। द्रविड़ दक्षिण भारतीय लोक संस्कृति भाषा व स्थापत्य। धम्मचक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी निकट स्थित सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जिसमें धर्म रूपी चक्र का आरंभ हुआ। नकार खाना नगाड़ा बजाने के लिए कमरा जो प्राय किले तथा महल के मुख्य द्वार से लगा होता था। मुगलकालीन महलों का एक मुख्य हिस्सा होता था। नागर प्रतिभाती मंदिर की स्थापत्य कला शैली। अब तो ये देखो ये पेज पूछा था तो उधर भी मिल जाएगा। नाट्य मंडप पे रंग मंडप मंदिर के अगर भाग पे स्थित सभागार जहाँ नृत्य किया जाता है। अब ये यूपीएससी ने पूछा था। पंचायतन भी यूपीएससी ने पूछा। 4 कोनों पे छोटे मंदिर बना मुख्य मंदिर। पठान स्थापत्य दिल्ली के खिलजी शासक जो अफगान माने जाते थे उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य है। पदक स्वरूप आकाटीय सुलेख से सजे गोल पदक के सामने देखने वाले मेहराब। पित्त द्वारा अर्धकीमती पत्थरों में प्रयोग से बनी मोसेक पिचकारी का काम जो ताजमहल में दीवारों, छतरियों, संगमरमर पर देखने को मिलता है। पेंडेंटिव जो दीवार के मध्य त्रिकोणीय कोष्ठक जो गुंबद के आधार तल से मेहराब को सहारा देते हैं। प्रदक्षिणा परिक्रमा प्रमुख पत्थर मेहराब के शिखर पर रखा है केंद्रीय पत्थर। पंसना आमतौर मंडप के ऊपर या सीकरी पर बनी प्रतिकृतियाँ। फलक के निश्चित आकार के पैनल या उसके समान एक शिलालेख या चित्र। फिरोजा आसमानी तथा हल्के रंग का अर्धमूल्यवान पत्थर जिसे अनेक प्राचीन काली अलंकारों में लगाकर बहुमूल्य बनाया गया। फैंस विभिन्न नीले रंग के नकली कांच जैसी वस्तु जिसका प्रयोग आभूषणों की सज्जा के लिए किया जाता था। फ्रेस्को भित्ति चित्रकारी प्रयोग में लाए जाने वाले गीले चुने का प्लास्टर। बंगाल का पुराना नाम बहुरंगी वह वस्तु जिस पर विभिन्न रंगों की सज्जा कारीगरी की हो। बिल्लोर विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला बिल्लोर पत्थर जिसे औजार बनाने समारोह में प्रयोग में लाया जाता था। इसकी विभिन्न किस्में पाई जाती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में बोधिसत्व तात्पर्य महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से हैं। भित्ति चित्र दीवार गुफाओं इमारतों तथा मंदिरों की दीवारों फ्रेस्को या किसी अन्य शैली में की गई चित्रकारी। मकबरा मृतकों को दफनाने गए स्थल की इमारत। मंडप सभागार महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की मत्य तथा निर्वाण जीवन और मृत्यु का नियुक्ति। महामंडपम मंदिर के अग्रभाग में स्थित मंडप तथा सभागार। मेम्बा जिस पर मस्जिद में खुतबा पढ़ा जाता है। मेहराब मेहराब प्रार्थना घर जो मक्का की इंगित है। मुखलिंग जिस पर मुख आरती हो। मणि मूर्ति मिट्टी की बनी मूर्ति जिससे सूखने के बाद में आग पकाया जाता है। उसके बाद लाल रंग की हो जाती है। मेडी मतलब गोलाकार नली। यह सेक्शन ही आपने देखा ही था। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का संरक्षण करने वाले रूपकार कलाकार होता है। लाजवत मणि नीला अर्धकीमती पत्थर प्राचीन काल में इसका मुख्य स्रोत उत्तरी अफगानिस्तान में बदासन के पहाड़ों में था जहाँ से इसे व्यापक रूप से इसका कारोबार होता था। लाजवत मणि का इस्तेमाल आभूषणों मोहरों आदि से में जड़कर किया जाता है। लिंग भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। लेखा प्रसाद उस शैली के मंदिर जिनमें शिखर का आधार चौकार होता है जिसके फलक ऊपर की ओर आते जाते हैं अंदर की ओर तिरछे होते जाते हैं। वर्जियान बौद्ध धर्म में उत्पन्न तांत्रिक प्रक्रिया मतलब जादू टोना शुरू हो गया था। ये याद रखना। वर्ण प्राचीन काल में व्यवस्था पर आधा 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित समाज। वल्लभी नागर शैली के मंदिर की श्रेणी जो है गुजरात की तरफ। विमान दक्षिण भारतीय मंदिर गर्भ के ऊपर का शिखर। विहार वह स्थान जहाँ बौद्ध रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा है। भेसर शैली पूछा ही था। कर्नाटक चालुक्य के समय शासकों समय बने मंदिर के स्वतंत्र शैली जैसे उत्तर नागर दक्षिण या द्रविड़ भारतीय शैली मिश्रण था। शर्मण ये भी क्वेश्चन पूछा था। बीच में जाके देखो बौद्ध और जैन समुदाय लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। शिखर उत्तर भारतीय शैली के मंदिर के शिखर जो गर्भगृह के ऊपर रहते हैं। शिल्पशास्त्र भारतीय कला और स्थापत्य नियमों और तत्वों का वर्णन करने वाले ग्रंथ शिल्पशास्त्र कहलाते थे। शिल्पी कलाकार हो गया। संकुचित स्थान वर्गाकार कमरे के चारों तरफ का मेहराब जिस पर गुंबद टिकता है। सभा मंडप सभागार होता है। सराय वह स्थान जहाँ राय रुक सके। साम्राज्यवादी पूर्णतः स्वाधीन उसे शासन करने वाला प्राधिकारी। सूर्यकांत मणि बिल्व पत्थर की किस्म जो लाल पीली बुरी हो सकती है। लंबे समय से इसका प्रयोग आभूषण अलंकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।
सुलेखन सजावटी लिखावट की कला, सेल कड़ी धूसर अथवा हरे रंग से पत्ता जो मुलायम होता है और उसमें आकृतियाँ बनने, मोहरे और अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। स्कंद मेहराब के बाहरी घुमाव पर एक चौकोर और घेरे के बीच की तिकोनी जगह। स्टेको दीवार से सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अच्छा प्लास्टर। स्तूप बहुत सांप्रदायिक लोग द्वारा पूजे हुए अंडाकार जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हो। स्थापति वास्तुकार स्फटिक ये कुछ गुणवत्ता वाला पारदर्शी रंगीन शीशे जैसा पदार्थ। अलंकृत पात्र आभूषण बनाए जाते थे। हमाम तो की शैली में बना स्नान घर हर्मिका। अर्धवर्ती स्तूप की गुंबद छोटे वर्गाकार बढ़ लगाना। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार कुछ कुछ चीज़ें बस समझ लेना, उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ थोड़ा अलग लगे तो उसका हाईलाइट कर लेना बस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। 12th देखेंगे फटाफट देखेंगे, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं फिर बता 11th इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं बता दी है इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।